उसमें होते हैं, तो वो सारी एक दूसरे से दूर हो जाती है। तो पार्टिकल फॉर्म ऑप्टिमाइजेशन में यही होता है कि जो एक पार्टिकल होता है, ये जरूरी नहीं है कि वो प्रेडेटर को सारी देखकर अलग हो। एक देखे कि वो अलग होगी, तो जो साथ वाली है वो उसको देख के अलग हो, तो उसके साथ वाली है वो उसको देखे कि और अलग हो। तो मोस्ट प्रोबेबली जितनी मूव कर रही है उनमें से 10% में प्रेडेटर देखा होगा, बाकी सिर्फ रिपल इफेक्ट के हिसाब से अपने आप को डिस्टेंस कर रही है। तो ये पार्टिकल फॉर्म ऑप्टिमाइजेशन में होता है कि जो भी जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो अपने पर्सनल बेस्ट और ग्लोबल बेस्ट को यूज करते हुए अपने टारगेट पे पर पहुंच जाते हैं। जी आई, आवाज आ रही है सबको? यस सर, आ रही है। ओके। इस डायग्राम में जैसे आप देखते हैं कि ये पार्टिकल जो हैं वो एक डायरेक्शन। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये पार्टिकल्स है, पार्टिकल की एक एग्जांपल दी हुई है कि दिस इज द टारगेट और द ग्लोबल बेस्ट। इस तक अप्रोच करना है इन सारे पार्टिकल्स ने। तो पार्टिकल डिफरेंट आइट्रेशंस के अंदर डिफरेंट मूवमेंट्स करेंगे और एक दूसरे के साथ अपना डेटा शेयर करते हुए अपने पाथ को रिफाइन करते जाए। और वो तब तक रिफाइन करेंगे जब तक वो ग्लोबल बेस्ट तक नहीं पहुंच जाते। सर, ओके, पार्टिकल स्वैम ऑप्टिमाइजेशन जो इंस्पायर्ड है ये बर्ड्स फ्लॉकिंग और स्कूल्स ऑफ फिशेस के साथ है। फॉर एग्जांपल, इफ यू सीन के स्कूल्स ऑफ फिशेस जो शैलो वाटर में अगर फ्लो स्विम कर रहे हैं, तो प्रेडेटरी फिश अगर उनके बीच में आ जाए तो वो सारे के सारे उसको एक वैक्यूम बना के उसको डिस्टेंस कर देंगे। तो वो एक बड़ी विजिबली, आप इवन अगर मूवी वो वीडियोस देखते हैं नेशनल ज्योग्राफी पे, तो एरियल वीडियो में वो नजर आता है कि वो स्कूल ऑफ फिश के अंदर एक गैप बना हुआ है जिसके अंदर एक प्रेडेटर स्विम कर रहा है। तो जितने भी फिशेस उसको देखकर अलहटे हैं, उसमें से जो उसका तरीका है वो ये होता है कि पहली फिश देखती है और जैसे ही उसको प्रेडेटर नजर आता है वो दूर भाग जाती है। तो उसके साथ वाली जो है, हो सकता है उसने प्रेडेटर देखा हो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि वो उसको देखती है कि वो हट रही है तो वो भी हट जाती है। इसी तरह उसके साथ वाली हटती है, उसके साथ वाली हटती है, तो दिस बिकम्स अ रिपल इफेक्ट। और जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं उसमें से हार्डली 10% होती हैं जो असल में प्रेडेटर को देख रही होती हैं। बाकी जो 90% होते हैं वो एक फ्लो के अकॉर्डिंग अपने साथ वाले को देख के मूव कर रहे हो। सो दिस इज व्हाट इंस्पायर्ड दिस पार्टिकल swarm optimization algorithm. Mathematically representing this, we can prove that the position and velocity of each particles are updated using the following equation. Position and velocity. The velocity is VIT plus 1 of particle I at time t plus 1 is given by VIT plus 1 is equals to inertia weight into velocity plus C1 and C2, C1 which is cognitive and social coefficient, and R1 which is the random number in PI. PI is the personal best minus XIT which is the current position of the particle, plus similarly cognitive position number 2, random number 2, global best minus the initial current position. So once we calculate that, we get our velocity. The position xi t plus 1 of particle I at time t plus 1 is then updated. Once we get the velocity and then in turns updates our current position. Once एक पार्टिकल मूव करता है, उसको अपनी कैलकुलेशन करता है और फिर उसको शेयर करता है, अपने पास स्टोर भी कर लेता है और शेयर भी कर लेता है। जो शेयर कर लेगा फिर वो नेक्स्ट डे मूव करेगा, फिर नेक्स्ट डे मूव करेगा।
इस तरह वो अपने पर्सनल बेस्ट को भी यूज करता जाता है और ग्लोबल बेस्ट के करीब पहुंचता जाता है. Now, ACO and colony optimization versus particle swarm optimization. Both have their strengths, both have some weaknesses, but my approach is what I've tried is I have tried to use both the strength of both the algorithms to get best solution. ACO is effective in finding good path through exploration. Exploration means new areas. आप कहीं पे भी जाके एक्सप्लोर करते हैं, मतलब कि वो आप उस जगह से वाकिफ नहीं होते हैं, तो उसको एक्सप्लोरेशन कहते हैं. एंड कॉलोनी चूंकि हमने एग्जांपल में देखा था दो पाथ हैं, तो दोनों को एक्सप्लोर करती है. पार्टिकल स्वॉर्म ऑप्टिमाइजेशन इज गुड एट एक्सप्लोरिंग एक्सप्लॉयटेशन. एक्सप्लॉयटेशन इज व्हेन द एरिया इज नोन and all it has to do is just go through it. ठीक, उस एरिया के अंदर उसने ढूंढना है, तो दैट इज एक्सप्लॉयटेशन. The search space is based on particle information sharing, but might lack diverse exploration. So the weaknesses are can have a slow convergence speed. It can be slow. Slow क्यों? क्योंकि ants ने एक जगह से जाना है और सारे के सारे जो टारगेट्स हैं या सारे के सारे जो पॉसिबिलिटीज हैं उन सबको एक्सप्लोर करना है. तो वैसे तो वो ठीक है, लेकिन अगर बात चली जाती है हजारों में, लाखों में, करोड़ों में, मिलियंस, तो इट बिकम्स वेरी वेरी lean because it is very linear, so it becomes very slow. PCO, the weakness of PCO is premature convergence. Now, the problem arises when a particle or the swarm goes and it locks itself in a local optima where it is unable to explore the entirety of all the possible solutions. तो सोल्यूशन स्पेस जो होती है उसके किसी एक हिस्से में जिसको उसमें पार्टिकल्स को शक होता है वो उधर ही रह जाते हैं, उसी को एक्सप्लोर करते रहते हैं, तो वो इस वजह से उसके अंदर कन्वर्जेंस बहुत स्लो हो जाती है. तो दीज आर द वीकनेसेस. बाय कंबाइनिंग देम बोथ वी हैव अचीव फास्ट कन्वर्जेंस, robustness, balance, exploration, and exploitation. Proposed model, the hybridization of this is the theoretical proposed model. Hybridization of ACO and PSO algorithm is used for initial ACO is used for initial exploration. PSO is used for refinement of location. We use ACO to find a set of initial promising solutions, local optima, convert these solutions into particles in PSO, and run PSO to refine the solution based on particle information sharing. So this is the objective formula that we have drafted. कि हमारा ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज द लेटेंसी बिटवीन ऑल द स्विचेस I to N एंड द कंट्रोलर प्लेस. जितने भी स्विचेस होंगे, लेट्स सपोज मेरे पास 20 का डेटा सेट है, तो 20 के साथ जो एक कंट्रोलर होगा उस स्विच की जो लेटेंसी है, लेटेंसी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डिस्टेंस से. जितना डिस्टेंस कम होगा मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि उतनी उसकी लेटेंसी कम होगी, और ये मेरा ऑब्जेक्टिव है. So this is a mathematical representation of my output. I've gone through this. This is the 7-step algorithm that I've used. It may solution 1 and step 1 and 2 are the initialization and create a set of ants. As I've stated earlier, ants can be generated randomly, but I have used 20 predefined values. For each ant, randomly place ant on a switch. For number of remaining controller placements, ये एक for का loop चलेगा जिसके अंदर वो जितने 20 switches हैं, 20 ants हैं, वो एक्सप्लोर करना शुरू करेंगी और अपने फॉर्मोन मैट्रिक्स को अपडेट करती रहेंगी. फिर उसके बाद ACO to PSO ट्रांजैक्शन शुरू हो जाएगी. Extract a set of promising controller configuration from the best performing ant path. For example, top K placement based on the objective functions. And initialize particles from those configuration. जहाँ पे वो हम solution हमें promising लगेगा, वहाँ से हमारे particles जो हैं वो exploitation शुरू कर देंगे. तो while terminating criteria not met, termination criteria is find the global best. Global best is the controller placement. For each problem, for each particle, calculated fitness function following the objective function. Update its personal best position and velocity based on its current position, and update its position. Further,
update the global best position based on the best particle in the swarm, update Formoon matrix, and then once the Formoon matrix and global best are achieved, we return the controller placement representing the global best particle. Experimental results. Theoretically, I have the algorithm begins by defining the switch coordinates, which are given as input pupils, as shown in table 1. Table 1 is on the next slide. ACO can initialize the ants location. Then I've said वो टेबल के अंदर से वो वैल्यूज को देखेगा ants की. फिर crucial step in the algorithm is calculating the Euclidean distance between any 2 points, which is used extensively to evaluate optimum controller placement. For example, अगर मेरे पास switch 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो यहाँ पे जो कंट्रोलर होगा उसके इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होगा जो डायरेक्टली उसके साथ कनेक्टेड होगा. इसी तरह ये सिर्फ इसके साथ भी होगा, ये इसके साथ भी कैलकुलेट करेगा, इसके साथ भी कैलकुलेट करेगा, ये इसके साथ भी कैलकुलेट करेगा, और नेक्स्ट 20 जो है सबके साथ ये नंबर 1 स्विच 19 स्विचेस के साथ कैलकुलेट होगा, फिर नंबर 2 स्विच 19 स्विचेस के साथ कैलकुलेट होगा, फिर नंबर 3 अपने 19 स्विचेस के साथ कैलकुलेट होगा. तो दिस इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के वो इक्विलिब्रियम अपना डेटा मेंटेन करेगा, और उसमें से PSO component is initialized to determine the minimum and maximum XY values for switch coordinates. Then the fitness of each particle position is evaluated. PSO algorithm also updates the position and velocity. Position और velocity हमने ऊपर discuss किया था. Algorithm runs for specified number of iteration during which the particle positions are continuously redefined. Position of the particles with the best fitness is returned as the optimal controller placement. This position and then visualize. Visualization के लिए I've used graphical representation जहाँ पे वो मैंने define किया. ये total data set है distance A का, distance B का और multiple controllers का. ये 20 different switches हैं और 20 different switches हैं और ये उनके XY coordinates हैं. Okay. Location. The graph number 1 represents my output, which I have used using the solution, the algorithm I've discussed. And graph number 2 represents the SDS, single SDS controller placement for distance A using center of gravity approach. Now, center of gravity approach is again a linear and mathematical formula, which was used in one of my base papers. And I have used those results to compare with mine. So this gives the better understanding that if mathematically proven, this is the best location, whereas my particle shows the distance is a bit on the right side. But this is linear, this is mathematical. ये mathematics से define हुआ है, तो इसके अंदर scalability नहीं है. अगर इसमें 20 switches हैं तो ये 20 के लिए डिजाइन हुआ. अगर 2000 डाल देंगे तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन जो है वो बैठ कर मैथमेटिकली उसको कैलकुलेट मतलब करती रहेगी. तो 2 लाख में जाएंगे तो ये बिल्कुल बैठ जाएगी. लेकिन ह्यूरिस्टिक के अंदर आप 2 लाख भी डाल दो, 10 लाख भी डाल दो, कोई इशू नहीं है उसको, वो आपको गुड सोल्यूशन निकाल कर दे देता है. इसी तरह कंट्रोलर प्लेसमेंट फॉर डिस्टेंस बी, दे आर ऑल्सो सिमिलर, एंड दिस इज इफ divide the same set of I have used 2 सेट्स बनाए हैं 10-10 स्विचेस के, और उसके अंदर मल्टीपल कंट्रोलर्स को अगर प्लेस करना हो तो वो भी हमने अचीव किया है यहाँ से. सो दिस प्लेसमेंट एक्चुअली शोज के इसका इसके साथ भी ऑप्टिमल डिस्टेंस है और इसके साथ भी ऑप्टिमल डिस्टेंस है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके मतलब जितने भी 10 स्विचेस हैं सबके ऑप्टिमली ये प्लेस हुआ हुआ है बीच, which is also visually also हमें नजर आ रहा है कि ये बीच में. So the conclusion of my presentation, the
या फिर बेंचमार्क कोई तरीका होना चाहिए जिसमें आप इस अप्रोच को एक कंपैरेटिवली प्रेजेंट कर सकें by pitching against some other values. तो आप also कोई वैलिडेट जो आपके रिजल्ट से यूज की है आप पेरेंट्स की वैलिडेट तो और हम उसको वैलिडेट करके यानी कहने का मतलब ये कि इस तरह के प्रोडक्ट प्लेसमेंट शायद आपके रिसर्च पेपर बनते भी करनी चाहिए जब तो बेंचमार्क्स कैलकुलेट भी होंगे कि वहाँ कैटेगरी आ रही है मेरे पास कैटेगरी आ रही है कुछ ना कुछ एक कंपैरेटिव एनालिसिस अगर आपको करना है तो फंक्शन जो है मैंने तो नहीं बनाना तो बेसिक फंक्शन मैंने इसको दिया है एसबीआई सिंबल से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैज ऑलरेडी यूज्ड इन दिस तो कुछ लोग ने लिखा है और उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात इसके अंदर ऐसा प्लेसमेंट के ऊपर काम किया बाकी के अंदर जो है वो किसी ने एनर्जी के ऊपर काम किया और किसी ने फिफ्टी में काम किया लेकिन वो प्लेसमेंट में काम किया लेकिन उसके फैक्टर है मैंने लेटेंसी पे काम किया लेटेंसी जो है मैंने किसी से प्रोजेक्ट किया जितना मिक्सिंग का लेटेंसी validate the validation is very important all these pieces आप बिल्कुल ठीक है सही सोचा अपने हाथ से अब आप इस ऊपर क्लियर करता है validate the best validation आप कैसे करें तो दिस इज नॉट दैट प्रॉब्लम तो सर ये validation आप इस validation आपने ये वो ये जो है इसकी तो आप perspective मॉडल की बात कर रहे हैं इसे perspective मॉडल का आपने यूज किया है क्या ये रिसर्च पेपर में ट्राई किया Stop trying to make but this matter of discuss और very interesting after transactions के पेपर student नाम के transaction तो आप कहेंगे कि मैंने तीन रिजल्ट्स किए और ये प्रोसेस के रिजल्ट्स आपने शुरू कर आप कह रहे हैं राउटर नहीं बेंचमार्क्स भी वैल्यूज भी बनी सर लेकिन मेथड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड बहुत ज्यादा मेथड सेटिंग कर आपने सारे पीएचडी से समझ वो मैं मैंने काफी मेरा टाइम बहुत ज्यादा इसलिए है मैं आपको इसलिए कह रहा हूं आप उसके पहले आपके काम कर सकते हैं एक दिस आप इसके लिए आप यहाँ पे पूरी ट्रांजैक्शन का ये सिखाया पहले अगर आप इसमें कंपैरेटिव एनालिसिस का क्वेश्चन ले आते हो नॉर्मल ट्रांजैक्शन और ये बेंचमार्क इसके कैलकुलेटेड है और मैंने भी किया इसमें एक कैलकुलेटेड बेंचमार्क सर जैसे साइंटिफिक एक्सेप्ट जिसको हमने रेप्लिकेट किया जिससे मैंने टेबल को टेबल है उससे वैलिडेशन मैंने इस तरह सोचा कि चूंकि दे हैव ऑलरेडी डन इट एंड सिंस transaction papers में graphical representation वो समझिए और बात करते हैं ऐसे कितने विजुअली सब ये विजुअल से पास ये क्या ये से ले आती है एक्चुअली आप थोड़ा क्या ऐसी चीजें पार्टिसिपेट अपनी एनालिसिस करते हैं आप क्रिटिकल स्किल्स हैं जो आप लोगों के पास बट एक पॉजिटिव टाइम्स यस क्या चीज है वहां पे पिक कर सकते हैं धीरे धीरे करके है और मैं लोगों को साइड बाय साइड रख के स्टडीज बता सकता हूं धीरे धीरे ट्रांजेक्शन देखो टॉप का हो गया
आपने आपने रिसर्च करना which may be the same जो Texas का पेपर है may be different कंपनी वालों के पेपर एक सेम पेपर से दो Texas का में जो आपको वेरिएशन रहेगी या आप बताओ मेरा उत्तर थोड़े से मैंने डाटा वही लिया है या डाटा रीजनरेट किया है यूजिंग दैट डाटा वैल्यू और की एक केस स्टडी ली है दूसरी केस स्टडी लिया है मेरे रिजल्ट्स के हिसाब से Texas वाले पेपर दिए हैं आप यहाँ पे एक कंपैरिजन एनालिसिस उस Texas के पेपर से करते हैं to highlight your input, your I would say effort. You can say if you get that access के people को follow किया है, but data मैंने को generate किया, एक टाइप का, दो टाइप का, तीन टाइप का, और मैंने अब उसके लिहाज से उसके बारे में ये वही डाटा है उसने दिया था उसके रिजल्ट्स का कंपैरिजन किया है, बाकियों का ये मैंने किया ताकि इससे एक आपकी एक्स्ट्रा एफर्ट और उसी पुराने पेपर या उस एक्सेस के पेपर से एकदम पैटर्न एनालिसिस आता है मतलब आपका मतलब आप ये जो कह सकते हैं सारा सारा जो मैंने उधर रेप्लिकेट है ऐड एक्चुअल सिचुएशंस को दिया आप कुछ डाटा रिप्रेजेंट करके जनरेट करके पहले तरह एक स्टेप की लिमिट जो आपके पास एक तरीका ये होता है कि आप उसी काम को कंपेयर करके डाटा को भी वैल्यू करें ठीक है फिर आप सक्सेस पेपर्स कंपेयर करें वैसे वो कंपैरेटिव एनालिसिस डालना चाह रहा हूं आपको ठीक है अब उसके लिए देखिए ये उसी पेपर को आप डाटा के अगेंस्ट देंगे सेम ग्राफिक्स के साथ आप एक एनालिसिस कर लोगे या एक्सेस का पेपर लिएगा मैंने उसी को फॉलो भी किया लेकिन हर चीज मैंने एक डिफरेंट तरीके से या अपने तरीके से किया और रिजल्ट्स लेके आ रहे उसके किया तो नंबर 2 और कॉम्प्रिहेंसिव करना हो तो उसका क्या होता है कि एक्सेस का पेपर सामने आपके आपने इसके पेपर को इम्प्लीमेंट करते हुए कुछ वेरिएशंस की होगी आप अलग की चेंजेस अच्छे से बदल नहीं कर सकते चेंज आएगा कि उसका एक कोड आपने रन कर क्योंकि गैर रन में थोड़ा मुश्किल है कि किसी का कोड एग्जैक्टली आपके पास आता है और आप बाद में रन करके रिजल्ट शो करें ठीक है अगर वो किया तो भी आप मुझे बता सकते हैं कि मैंने ये किया लेकिन मैं आपको सिर्फ एक अगला स्टेप देना चाह रहा हूँ कि अगर आपसे उस काम को बेंचमार्क को और किसी थर्ड पेपर को जो कि आपको एनालिसिस करते हैं कि कुछ बेंचमार्क होना भी देख रहा है डायग्राम उसमें डायग्राम इसके बगैर वैल्यूज में इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू आ गई सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू आ गई और यू नो कि कौन कौन से बेंचमार्क वो पेपर कैलकुलेट करके अपनी एफिशिएंसी इंडिकेट करते हैं और क्या आप यहाँ पे वो एफिशिएंसी करके इसके कैलकुलेट कर सकते हो तब जब आप वो जब आप एक्सप्लोर करो तो आपको आएगी दो तीन चीजें शायद रहेगी कोड के अंदर वेरिएशन आप कैलकुलेट कर सकता हो लेट्स सी क्या जवाब है यहाँ पर सिर्फ डायरेक्शन दे दो अगर आप उस 10 सकते हो तो कोई यहाँ पे ऐड कर सकते हो दैट वुड गिव बेटर अंडरस्टैंडिंग आप क्या कहेंगे कि ज्यादा डेप्थ का पता चलेगा आपके अगर नहीं कर सकते भाई कि जस्ट से ये और ये क्वेश्चन आपसे लोग पूछेंगे या तो आस्क दिस उस उसका काम होता है जवाब आ सकते ऐसा ना हो कि हम जवाब सोचे ही या तो पहले जवाब सोच के कर सकते हैं तो नहीं कर सकते तो जवाब यहाँ आप रहेंगे आप क्या करेंगे क्या कर सकते तो मेरी बात समझ आ गई सहमत बैठा जो भी बातें सर ये जो रिसर्च पेपर्स हैं उसके अंदर एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो फाइंड करना था मुझे ठीक है ऑब्जेक्टिव फंक्शन या तो मैं खुद बनाता और उसको चलाता और हेरिस्टिक को चलाता और मैं रिजल्ट्स कंपेयर कर लेता या दूसरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो रिसर्च पेपर्स में दिए मैं उनको यूज़ करता और मैं चला लेता अब IEEE ट्रांजैक्शंस के जो पेपर्स हैं इसके अंदर SDN की लोकेशन के कंट्रोलर प्लेसमेंट प्रॉब्लम को एड्रेस किया हुआ है बट ग्राफिकली किसी ने नहीं किया ह्यूरिस्टिक्स या बाकी सारी जो इम्प्लीमेंटेशंस की हैं उसमें मल्टीपल उन्होंने उसके बेंचमार्क्स लिए हैं उसके अंदर सर सर
XYZ कॉर्पोरेट किया होगा, कॉर्पोरेट दे दिया होगा, इसका ग्राफिकल शो नहीं किया होगा, प्लेसमेंट तो है सर आप प्लेसमेंट क्या ये सेम चीज पिच करके नहीं की जा सकती है कि मेरे XYZ कॉर्पोरेट से यार है पिच के अंदर इस पेपर के यार तो भी यार हमारा डबल डिस्टेंस में उनका फायदा है चीज के मैं भी चीज पेपर के यहाँ से तो यार इस सेटअप को उसके फोन पे डाल के आप वहाँ पे इससे रिजल्ट ले सकते हो। बाकी अपने आगे मैं थोड़ा सा बात कर रहा हूँ कि ये थोड़ा सा सोचना आप सोच सकते हो इस डायरेक्शन में अगर एक्सपर्ट है ये आप तो एक्सपर्ट बट मैं पॉइंट ये देना चाह रहा हूँ कि एग्जैक्टली सेम चीज नहीं होती है यही और कि आपको हर चीज वैसी मिल जाए जैसे आप चाह रहे हैं थोड़ी सी वेरिएशन के साथ होगी और आप उसको कैसे टेम्पर करते हो वर्ड ऑफ टेम्पर वर्ड ऑफ अडैप्टिंग suit your outputs कि वहाँ के रिजल्ट्स वहाँ के ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी है हो सकता है वो जो आपने निकाला है लेटेंसी पेज ना निकाला उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन को कुछ और पैरामीटर्स कुछ और वेरिएबल्स डाले हो सकता है अब आप इसको कैसे वो लेकिन अभी भी टारगेट क्या दोनों का टारगेट ये है कि अपने ऑप्टिमल पेज ऑफ दी पूरा निकालें आप कुछ स्टेट्स डाल के उसके काम में और अपने काम आप एक ऐसे परफॉर्मेंस बेंचमार्क पे आ सकते हैं कि आप अपना नहीं निकाल सकते हो और उसका नहीं निकाल और आप उसको कुछ कमिट कर सकते हैं गलती और ठीक ना हो लेकिन ये एक बार हो जाएगा कि मैंने एक कंपैरेटिव एनालिसिस की किया बेंचमार्क जो मैं कर सकता आप तो नहीं कर सकते आप उसके अपनी उसके साथ उसको लिमिटेशन मैंने नाम ना जो मैं नहीं कर सकता या नहीं किया व्यवहार के और मेरी इन फ्यूचर वर्क में मैं इस में या और आगे मैं इसमें आगे रिसर्च और सर इसमें सर मैंने एक्चुअली जो आपसे इनिशियली जो डिस्कस किया था जो अप्रोच और रिजल्ट्स मैंने अपने सामने जो रखे थे उसके बीच में फिर मैंने टारगेट्स मतलब ये जो ह्यूरिस्टिक्स है इनको मैं टॉगल करता रहा हूँ पहले मैं एंड कॉलोनी अकेले पे था बट इट वाज ऑलरेडी यूज्ड इट इज नॉट वेरी वाइबल फिर मैं पीएसओ पे शिफ्ट हुआ फिर वो भी ऑलरेडी यूज थी इट इज नॉट वेरी फिर मुझे मैंने किससे हेल्प ली तो दे टोल्ड मी कि गो फॉर अ हाइब्रिड सो आई डेवलप्ड दिस हाइब्रिड इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम तो इस वजह से फिर मेरा ये हाइब्रिड बना है तो जो रिजल्ट्स मैंने सामने रखे थे फ्रॉम डे वन मैंने यही पेपर रखा हुआ था सर कि इसके जो 20 स्विचेस हैं एंड्स की जगह रैंडमली हम इसको प्लेस करेंगे तो इट विल गिव अ वेरी ग्राफिकल एंड वेरी कंपैरेटिव एनालिसिस के हम इसको इससे कंपेयर कर रहे हैं इट इज़ विजिबल और इसकी हाँ मैंने इसमें वैल्यू नहीं डाली वैल्यू मैं अभी कोड में से निकाल लूंगा वो इतना वो नहीं है बाकी अगर तो ट्रांजैक्शन के पेपर्स के कंपैरिजन करने हैं तो इट इज़ पॉसिबल नो इश्यूज आई हैव नॉट डन इट बट वंस आई सिट ऑन इट तो कुछ ना कुछ निकल ही आएगा और फिर ये है कि मुझे टाइम इस वजह से भी लग सकता है क्योंकि कोड जो है वो एक बहुत मुश्किल से मैंने इसका काफ़ी लंबा कोड है वो मतलब 140+ लाइन्स हैं उसके अंदर तो थोड़ा बहुत चेंजेस होंगी तो वो उसको फाइन ट्यून करने में शायद टाइम लग जाए लेकिन ये है कि इट इज़ डूएबल सर कोई इशू नहीं है इसके अंदर सर फ्यूचर वर्क में मैंने सर सोचा हुआ है इसके अंदर क्योंकि ह्यूरिस्टिक पुराना हो गया सर ह्यूरिस्टिक से अभी मूव ऑन कर गए हैं डीप लर्निंग मशीन लर्निंग भी इसके नेक्स्ट ही है डीप लर्निंग और फिर ट्रांसफॉर्मर्स तो आई वाज थिंकिंग ऑफ पब्लिशिंग these एंड कीपिंग them तो वो सर Then try to
हाइब्रिड्स हैं सर, एसीओ पीएसओ नहीं है सर, डिफरेंट है सर। सर तो आप एक डिस्कस करते हैं कि रिलेटेड प्रॉब्लम है कि ऑक्यूपाइड फंक्शन मिनिमाइज किया है सर और मैं भी मिनिमाइज कर रहा हूं, तो मेरा रिजल्ट ये है, इसका रिजल्ट क्या है? और मेजॉर सर कुछ में मुझे इशू एक ये भी आया था कि रिजल्ट्स आर जनरेटेड रैंडमली, प्री डिफाइंड रिजल्ट्स या जो इनिशियल वैल्यूज हैं वो नहीं यूज करते हुए। ह्यूरिस्टिक का जब भी नाम आता है दे गो फॉर अ रैंडम जनरेशन, और रैंडमली वो जनरेट होता है, तो उसमें रिजल्ट कंपैरिजन मुझे लगता है कि मुझे मुश्किल होगा, लेकिन मैं फिर भी सर्च करके आपसे शेयर कर लूँगा। सर सर ज्यादा जल्दी रिवर्स करेगा अच्छी कर रहे हैं सर खुद बता दीजिए कि यहाँ से स्टार्ट सर आई वी मैं कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ, जो आपने बताया ना कि जो मेरे जो रेफरेंस पेपर्स हैं, बेस पेपर्स हैं, उसमें जहाँ तक अभी मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ दे आर रैंडमली जनरेटेड, बट आई विल लुक इट टू इट सर। मैं एक दफ़ा उसको वेरीफाई कर लूँ सर। इसके बाद मेरा ये सर ठीक पैसे तो ठीक बात करना चाह रहा हूँ कि आप ये सर ये होना चाहिए सर, मैं कंपैरिजन उनके साथ कर लेता हूँ, क्यों क्योंकि अभी वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी मेमोरी आ रही है सर। ये पिक करने का रीज़न भी यही था कि इट वाज द ओनली पेपर जिसमें ये लिस्ट टेबल बनी हुई थी, बट आई विल लुक इनटू इट सर, आई विल शेयर विद यू सर, ताकि जितना फाइन ट्यून हो जाए उतना बेहतर है सर। The conclusion is the hybrid PSO ACO algorithm effectively combines the exploratory capabilities of ACO and exploitative powers of PSO to solve the controller phase. And to use the predefined switch coordinates as input ensures that the algorithm operates with a realistic and constrained environment, while the random initialization and stochastic components introduce variability, variability that enhances the search process. By iteratively refining the particle's position and leveraging the strength of both meta-heuristic, the algorithm successfully identifies the optimal controller placement, minimizing the total distance of all the switches. The visual output further aids in interpreting and validating the optimization results, making this hybrid approach a robust solution for network design and optimization challenges. I have the references, sir. सर ये मैंने सर वो मैंने एक्चुअली ये रेफरेंसेस हैं सर, वो मैंने हाइड किए हैं, मुझे पता नहीं था कि वो शो करने हैं, तो मैं बस ठीक है। देखिए अभी मुझे ना अच्छी लगी आपको, इसको सुन के मजा आया सर आपने स्लाइड अच्छी मैंने भी primarily इसके अंदर जो काफी जो मेजर अगर आप समझते हो ये एनालिसिस कंपैरिजन कॉमन से वैल्यूज का पार्ट वो थोड़ा सा जिस हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं जो बेसिक और बाकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेवलपमेंट अच्छी बात है। बेंचमार्क्स रेटिंग हो गया या इसके ठीक है आप उसमें लेजिस्लेशन का कॉन्ट्रैक्ट वो बेसिक से प्ले कॉन्सेप्चुअली तो मैंने मेरे ही हैं तो वो तो जरा लिख अच्छा देते हैं, तो इस वजह से ये देखते हैं सर। ठीक है ठीक है, थैंक यू वेरी मच वैस फॉर योर प्रेजेंटेशन। एंड जिस समय मैंने कहा कि इट वाज अ गुड प्रेजेंटेशन, कुछ माइनर चीज़ें थी वो आपको मैंने इंडिकेट कर दी हैं, आपने इम्प्रूव की है, जो प्रेजेंटेशन थी वो थोड़ी बेहतर भी पहले से कर ली है। मेरे पास पहले फर्स्ट वर्जन था, ये सेकंड वर्जन है, और जो इम्प्रूवमेंट्स है वो मैंने आपको इंडिकेट कर दी है, साथ साथ बताता भी रहा हूँ।
तो आई होप आप कर लेंगे तो ये अच्छी एक काम हो जाएगा। सो अगर कोई क्वेश्चन ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स का है, मैं आता हूँ कैंपस वालों से। तो ऑनलाइन जो है वो सारे छुट्टी कर गए वैसे, 2 लोग रह गए। तो आप आयजा, कितने लोग हैं ये? सर सर इसमें सर जो सर आप जो क्रिटिसिज्म कर रहे थे सर, वो हमें उस तरह से वो उस आवाज नहीं आ रही थी सर। सिर्फ जो प्रेजेंटेशन थी उसकी आवाज आ रही थी। तो सर अगर यानी कि गाइडलाइन के लिए हमें वो थोड़ा सा आइडिया हो जाता कि इसमें से क्या क्या मिस्टेक्स निकली हैं। अच्छा, अभी वैसे मैंने कोशिश तो की इनसे, कुछ चीज़ों पे मैंने ना साथ साथ ये अनाउंस करते रहे हैं। तो आप कोशिश करें कुछ उसके अंदर से समझ आए। अगर चीज़ें नहीं तो हम आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें कवर भी करेंगे, आगे भी आ जाएंगी। मोटे तौर पे अगर मैं रिपीट करूं इनकी प्रेजेंटेशन को, एक दफ़ा यहाँ दोबारा चला देता हूँ, तो आपके आपके क्वेश्चन के अगेंस्ट में जवाब दे देता हूँ कि ये प्रेजेंटेशन इनकी विजिबल है आपको प्रेजेंटेशन? यस सर, विजिबल है सर। अच्छा, यहाँ पे जो हमने प्राइमरली बात की थी, मैंने नहीं कहा था कि एक तो उन्होंने प्रेजेंटेशन को विद इन लिमिट्स रखना है। इट शुड बी नॉट मोर देन 20 मिनट्स प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो आपने अपने कंटेंट को मैनेज करना होता है। ठीक, ठीक है। कोड रेडी होना चाहिए, एनीबडी कैन गेट इट ओपन। कोड आपका कोई भी खुलवा सकता है, वो आप जो भी कोड पे काम करता है वो कोड का एस्पेक्ट अपने पास। हाँ नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, सिस्टम पे अवेलेबल होना चाहिए। उस टाइम पे ये कहना मुनासिब नहीं होता कि जी कोड कहीं और रखा हुआ है। तो वो होना चाहिए सिस्टम पे। ये सवाल जी इनका था कि अगर मैंने कोई कोडिंग की है तो वो मेरे मैं दिखाऊं कि ना दिखाऊं। तो उसका क्वेश्चन, उसका जवाब ये है कि कोड आपसे खुलवाया जा सकता है। तो जिस सिस्टम पे आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वहाँ पे आपकी कोडिंग होनी चाहिए, ताकि अगर कोई खोलना चाहे तो खोल ले। और पहला पॉइंट ये था कि प्रेजेंटेशन को विद इन टाइम लिमिट फॉलो करना है। तो आपने अपने सेक्शंस को डिस्ट्रीब्यूट किया होगा मैंने किस पे कितनी बात की है। और दूसरे के सामने, क्योंकि एरिया एक्सपर्ट्स होते हैं, इट शुड नॉट बी अ लेक्चर, इट शुड बी अ प्रेजेंटेशन ऑफ योर थीसिस। सो कंसिडरिंग कि मैंने क्या बात करनी है, उतनी बात करें जो मुनासिब हो एक एक्सपर्ट के लिहाज से, क्योंकि दे आर इनवाइटेड फ्रॉम योर एरिया, सो दे नो मैनी थिंग्स जो कि आपने अपनी प्रेजेंटेशन में रखी हो। तो आप मुनासिब बात करें ताकि टाइम आपका ज़ाया ना हो। अच्छा, उसके बाद जब रिलेटेड वर्क पे आते हैं तो मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट ये की थी कि ये तो बना हुआ है एक मैट्रिक्स बना हुआ है जिसमें इन्होंने ब्रॉडली अपने अप्रोचेस को डिस्क्राइब किया हुआ है। इसके शुरू में इनको 3 मेथड एटलीस्ट डिस्कस करने चाहिए, जिनकी इम्प्लीमेंटेशन मेथडोलॉजी डिटेल में बतानी चाहिए कि जी ये मेथड इम्प्लीमेंट हुआ कैसे है। बिल्कुल उस तरह से जिस तरह इनकी अपनी ब्लॉक डायग्राम आई, वो ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे इन मेथड्स की आनी चाहिए। इनका डेटाबेस, इनका सिमुलेशन टूल या इनका एक्सपेरिमेंटल जो तरीका है, इनकी जो पॉपुलेशन है, इनका जो सैंपल साइज है, इनके जो वेरिएबल्स हैं, जो मेथड है या एल्गोरिथम है, वो थोड़ा डिटेल में 1 बाय 1 आपको बताना चाहिए। और फिर इसको समराइज फॉर्म में भी आप कुछ मेथड्स डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मेथड्स हैं। और हर एक को थोड़ा थोड़ा टाइम लगाएं इनके ऊपर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम दी परस्पेक्टिव के आपके होमवर्क को कम्युनिकेट कर रहा है। इससे एक पॉजिटिव वाइब आ रही है जिस सुनने वाले को कि इसने अच्छा काम, होमवर्क किया हुआ है, अच्छा काम पढ़ा हुआ है। इसके बाद में जो बात की थी यहाँ पे थोड़ी गाइडेंस के परस्पेक्टिव से, ये थी कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट से पहले आपकी गैप एनालिसिस आनी चाहिए। ये मेथड्स आपने जो पढ़े हैं, इनके जो अ, आप समझें जिनमें कुछ मार्जिन अवेलेबल है, जिनमें काम हो सकता है, कुछ चीज़ें लोगों ने एड्रेस नहीं की हैं, तो वो यहाँ पे एक स्लाइड पे गैप एनालिसिस के परस्पेक्टिव से आना चाहिए। और गैप एनालिसिस के बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है कि जी ये मेरी प्रॉब्लम्स हैं जिनको मैं एड्रेस करूंगा जो कि गैप्स में एग्जिस्ट कर रही हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स की बात करें, इसको आप रीवर्ड कर सकते हैं। ये सारी चीजें इन्होंने 3 पैराग्राफ्स में लिखी, ये 1 पैराग्राफ में आ सकती है या 2 लाइंस में आ सकती है, जिसमें सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात की गई हो कि जी ये प्रॉब्लम्स एड्रेस होने वाली हैं। ठीक है, तो वो आप इसके अंदर से सुटेबली वर्ड होनी है। इन्होंने पहली बात की हुई है कि जी द कंट्रोलर प्लेसमेंट इन्वॉल्व्स फाइंडिंग द बेस्ट स्पॉट्स फॉर कंट्रोलर्स विद इन अ नेटवर्क टू मीट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस गोल्स। तो इधर इसको आप इस तरह से रिवर्ट कर सकते हैं कि यार देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ finding the best spot. Still, existing methods are unable to find the best spot for controller within a network with regard to those performance goals जो यहाँ जिक्र हो रहे हैं, वो 1 2 3 with regard to maybe delay, with regard to I would say energy। वो 3 4 पैरामीटर्स आप यहाँ पे डाल के इसको रीस्टेट कर सकते हैं ताकि प्रॉब्लम लगे कि ये प्रॉब्लम है।
इस तरीके से अगला वर्ड है जी ऑप्टिमल कंट्रोलर प्लेसमेंट इंप्रूव्स द नेटवर्क रिस्पॉन्सिवनेस एंड रिलायबिलिटी। तो इधर बात ये होनी चाहिए कि देयर इज एन इशू of network responsiveness and reliability which has not been addressed as such। तो प्रॉब्लम पे फोकस करते हुए इस पूरी स्लाइड को रिवर्ट किया जा सकता। ठीक है जी, वैसे ये चीज हमने बात की थी, हर एक ने इस तरह ही करना चाहिए, हर एक प्रॉब्लम की बात करें और फिर प्रॉब्लम के बाद यहाँ पे आपका प्रपोज्ड